हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल कॉन्सेप्ट ब्लास्टर पर। बच्चों, लास्ट मैंने वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई थी कि आप वहाँ पर समझ सकें कि ये जो बचे हुए दिन हैं इसमें किस तरीके से आप अपने एम को कंप्लीट करेंगे। और अभी केवल आपका एक ही एम है, वो एम है कि भाई नीट में हमारे फिजिक्स का पेपर अच्छा हो। तो इस एम को लेकर हम बात कर रहे थे। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है ना, घूमने का हम प्लान भी करते हैं, तो कम से कम वहाँ के बारे में जान लेते हैं कि वेदर कैसा होगा, कैसे कपड़े रखने हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हम प्लान कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा उससे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे यहाँ पर हम अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को, पीवाईक्यू को नीट के हम देखें तो हमें एक ट्रेंड का आइडिया लग जाता है कि भैया ट्रेंड क्या है नीट का। अब यहां पर आप तुरंत दिमाग में ये एक क्वेश्चन मत करने लगना कि सर ट्रेंड वगैरह तो कुछ काम नहीं करता, हमने 2025 का पेपर देख लिया और ये सब फालतू बातें हैं और आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, ये आपके दिमाग में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा धैर्य से, पेशेंस के साथ बैठिए, वीडियो को एंड तक कंप्लीट करिए। आप खुद एनालाइज कर पाएंगे और अपने लिए एक बेटर प्लान कर पाएंगे, बेटर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि यार मैं फिजिक्स को कैसे बेहतर करूं अपने। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन का एक डाटा कंप्लीट बनाया है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। ट्रेंड एनालिसिस जरूरी क्यों है, वाई, इसकी रीजन क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों, हर साल नीट एक ऐसा प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है जिसमें से कुछ चैप्टर कंसिस्टेंटली यील्ड मोर क्वेश्चंस। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रेयरली अपीयर, मतलब कभी कदार ऐसे आते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें एक बेटर प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो हमें अब इन्वेस्ट करना है टाइम वहां जहां वाकई में जरूरत है और जिससे हमारे रिजल्ट में, हमारे स्कोर पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपके लिए एक डाटा लेकर आया हूं और इस डाटा को आप खुद देखिएगा ध्यान से कि सर की बात कितनी सही है, कितनी गलत है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, ये बच्चों 2009 से 25 तक का ट्रेंड है। यहां पर मैंने मैकेनिक्स के, आप यहां पर देखो कि मैंने मैकेनिक्स पोर्शन जो है उसके 7 चैप्टर ले लिए हैं। ठीक है। और ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में 2 बार पेपर हुआ था वो, और फिर 25 तक ऐसे है। अब जरा आप यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की बात देखो जरा ध्यान से। कहने को लगता है कि यार ये तो बड़ा इजी सा चैप्टर है या फालतू है, इसे हम छोड़ दें। अब ये वाकई में कितना फालतू है इस बात को समझो। आप देखो कि 2009 से 2018 तक वन क्वेश्चन ही आए हुए हैं। एक बार बीच में यहां पर 2013 में 2 क्वेश्चन इससे दे दिए थे। ठीक है ना। लेकिन देखो 19 से ट्रेंड बदला है, क्योंकि यहां पर पहले केवल यूनिट एंड मेजरमेंट था, लेकिन जब से एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को ऐड किया गया है, दैट इज जो आप अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, ये सारे जो डिवाइसेस हैं, अपैरेटस हैं, उससे लेकर के क्वेश्चन ये डालेगा ही डालेगा क्वेश्चन। और आप देखो 19 के बाद से ये 2 3 3 3 2 3 3, यानी ऑलमोस्ट अगर हम ऑन एवरेज देखें तो इससे हमें 3 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। अब 3 क्वेश्चन की अहमियत आप समझते होंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2009 से 18 तक, या अगर हम देखें 21 तक, तो ऑन एवरेज इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ही है। तो यहां पे तो 1 से 2 क्वेश्चन ही है। मोशन इन प्लेन देखो, इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन मोशन इन प्लेन से पूछा ही नहीं गया। यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन का जो पोर्शन है, इससे कोई क्वेश्चन कई बार ऐसा हुआ कि 25 में पूछा ही नहीं गया, 20 में पूछा ही नहीं गया। यानी लेकिन अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन का ये ट्रेंड यहां पे बनता है। अगर आप लॉज ऑफ मोशन की बात करो तो बच्चों इसमें एक तो पैटर्न है आपका 17 18 तक का। ठीक है ना। तो उसमें भी इसमें ऑन एवरेज बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं।
वर्क एनर्जी पावर को देखो तो कुछ साल ऐसे हैं बीच में जहां ये 4 क्वेश्चन पूछ लिया इसने, और शुरुआत में भी 4 क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ये बस वही है कि हां कभी अचानक से कहानी बदलेगा तो ऐसा है। हालांकि इजी चैप्टर ही है ये, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, तो यहां पे आप इजी मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पर आप देख सकते हो, है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर में आप देख सकते हो कि ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में आप देख सकते हो कि यहां पर ये इतने क्वेश्चंस हैं। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर शायद आपको दिख रहा हो, लेकिन ये क्या है, ये बच्चों है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। आप ध्यान से समझिएगा, ये 6 जो पोर्शन है ये है बच्चों सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से बात करें बच्चों तो इसे आप छोड़ ही नहीं सकते। देखो 3 2 3 2 है ना, यहां देखो 4 और लास्ट ईयर भी 3 है, यानी ये भी एक ऐसा पोर्शन है जिससे ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेविटेशन को अगर ध्यान से देखो तो बच्चों यहां पे ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, जो कि ये इजी पोर्शन है। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि किस पर आपकी निगाह जा रही है, कहां तक आप देख पा रहे हो इसमें, तो एक तो आपका चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वहां से 3 क्वेश्चन मिल जा रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन से, है ना, यानी चैप्टर 6 से। तो यहां पर 2 बड़े पोर्शन आपको दिख रहे हैं बाकी सब ऐसे हैं जो 2 3 वाले हैं, तो मैं अभी उसको नहीं ले रहा, बस मैं मेजर जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए उनकी बात करता हूं। यही ट्रेंड में अगर आगे देखता हूं, ठीक है ना, अगर इसी ट्रेंड पर हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप देखो क्या है, चैप्टर 8 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब देखो जरा इसका हाल क्या है, 2009 से लेकर के 17 क्या आप 18 तक देख लो, 1 क्वेश्चन या क्वेश्चन नहीं भी, तो एक ऐसा चैप्टर है जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि इस पे भिड़े पड़े हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के क्वेश्चन देखो तो कई बार ये 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये 1 और 0 क्वेश्चन, यानी ये भी आप इसको रख सकते हो कि लीस्ट इसकी प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां बच्चों क्या है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे 2 2 2 3 2 1 1 2, यानी ऑन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आ ही रहा है, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, मतलब लास्ट में रख सकते, मीडियम में रख सकते हैं इसको, है बीच में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बात करें तो चलो पिछला बहुत पुराना ट्रेंड पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर 17 के बाद भी देखें तो 0 1 भी क्वेश्चन इसमें है, यानी कई बार तो पूछा नहीं गया और जो पूछा गया तो 1 से 2 क्वेश्चन ही है, या एक ही क्वेश्चन का इसका एवरेज मानो। थर्मोडायनेमिक्स देखो बच्चों, तो एक टाइम ऐसा था 20 तक कि जब इसमें 2 1 2 1 क्वेश्चन आया करते थे, एक बार तो 3 क्वेश्चन भी दे दिया, सरप्राइज किया होगा ऐसा कुछ करके, लेकिन इसमें भी आप ऑन एवरेज 1 2 ले सकते हो। अब यहां पर 30 जो है आपका ऑसिलेशन है, उसके नीचे वेव है, ठीक है, आपको साथ दिख रहा हो, मैं बता देता हूं, वहां पे क्या है, वेव है। अब देखो यहां पर भी लास्ट केवल अगर मैं 20 से 25 तक की बात करूं तो क्या हाल है, देखो ऑसिलेशन में तो एवरेज 2 का ले सकते हो, लेकिन वेव में केवल 1 क्वेश्चन, वेव में केवल कितना, 1 क्वेश्चन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में यहां पे किस चैप्टर पे थोड़ी बात रुकती है, तो यहां पर आप थोड़ा बहुत अपनी प्रायोरिटी जो अभी रखो कि इसको तो नहीं छोड़ सकता हूं मैं, वो है चैप्टर 10, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल से यही आपका 11 का पोर्शन जो खत्म हुआ। अब आता है ये 12 का पोर्शन, और ये बहुत कमाल का हो जाता है, देखिए कैसे। 12 के पोर्शन से अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, बोर मत होइएगा, भाग रहे हैं, भागेंगे तो भागते रह जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बच्चा पूरे साल इसको लेके बैठा रहता है, कूलाम्स लॉ, है ना, फोर्स करता ही रहता है, खुश होता रहता है, मुझे तो आता है। आप केवल लास्ट देखो 3 साल देखो 100, तो मैं नहीं कह रहा कि इसको छोड़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको छोड़ देना है, अरे भैया केवल यही इसी को पढ़ते नहीं रहना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये होता है कि जो हमें अच्छे से आता है वही बाबा पढ़ते रहते हैं। अब जरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे ध्यान दो, आप बहुत पीछे ना जा करके केवल आप देखो 2020 से 25 तक 3-4 क्वेश्चन तक आ गए, और 24 में तो 5 क्वेश्चन आ गए, यानी यहां पर इसको तो आप ध्यान में रख के चलोगे।
करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, हर साल इससे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं, छोड़ ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। देख लो 5 4 3 4 2 4 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखो, बताओ, देखो कितने क्वेश्चन है। केवल अगर मैं 17 से पकड़ूं टारगेट, बाकी पुराना छोड़ जाओ, केवल 17 से है ना, केवल अगर मैं मार्किंग जो है वो ये 17 से कर दूं यहां से तो 17 से देखो इतना है ना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं बच्चों, देखो यहां तक तो एवरेज 2 का था, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़ के 4 3 हो गए, यानी ये भी आपका एक मेजर पोर्शन है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर थोड़ा सा लोवेस्ट है, हालांकि इसी पोर्शन से है, बहुत टफ नहीं है, तो इसको भी साथ लेकर चलोगे, ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो बच्चों, ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2 1 क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग करंट, इसको नहीं देख ऐसे आप इग्नोर कर सकते, क्योंकि 3 तक क्वेश्चन भी इसमें गए हैं, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो काफी इजी चैप्टर है, ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेजर ऐसा कौन सा है जिसपे आपकी निगाह बिल्कुल रुक सी जाती है, तो ये जो चैप्टर 16 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर 17 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये 18 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। भाई इसको आप भूल से भी इग्नोर नहीं कर सकते कि सर मैं इसको पढ़ूं कि ना पढ़ूं। और यहां पे जो चैप्टर 15 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसी को लेकर के पूरे साल बैठना नहीं, एक बात समझ लीजिए कि वही 2 चार्ज फोर्स हम निकालते बैठ रहे हो, एक ही 2 क्वेश्चन आएगा उससे, या हो सकता है आए भी ना। अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स का पोर्शन देख लीजिए आप लोग, मैं बहुत टाइम आपका नहीं लूंगा, रे ऑप्टिक्स देख लीजिए क्या है। ऑन एवरेज आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर केवल 17 का डाटा देखें, 17 से 25, बाकी आपके पास और डाटा है, ठीक है ना। तो यहां पे ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन, यानी ये ध्यान देने वाली बात है। वेव ऑप्टिक्स देखो 3 3 3 2, यानी 2 से 3 क्वेश्चन, इसको भी ध्यान देना है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर देख लो आप, 3 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। फिर एटम्स न्यूक्लियाई, इससे ऑन एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं आपको। न्यूक्लियाई बच्चों एक क्वेश्चन का ही एवरेज मानो, वरना 0 है। और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स देखो ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी यहां पर लगभग सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि मेजर, पहले किस पे ध्यान देना है। तो 23 रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, 24 वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद ये 28 शायद आपको लास्ट में ना दिख रहा हो लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। ये पोर्शन है आपके इंपॉर्टेंट। अब मैंने ये तो आपको दिखा दिया ताकि आप तसल्ली से समझ सको, मैंने ये शेयर भी किया था अपने स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, बाकी चीजों पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, लेकिन मुझे पता है कि बच्चा उसको देख करके ऐसे आगे बढ़ लेता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, अगर सारी बातों में मैं केवल बात करूं अब आपसे हाई वेटेज चैंपियंस, यानी इनको ही कर लो आप, तो शुरुआत आपकी बहुत बेहतरीन हो सकती है। वो कौन कौन से चैप्टर है मैं देख ले रहा, ध्यान से सुन लीजिए इसको। ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रोटेशन मोशन। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं 2009 से 25 तक, तो 39 35 34 27 और 26 क्वेश्चन, ठीक है ना। रोटेशन मोशन भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम बहुत इजी वाले आते हैं, ठीक है ना बहुत इजी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपका हो गया हाई वेटेज, ये हाई वेटेज चैंपियंस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं इसके बाद जाता हूं मीडियम वेटेज पे, ठीक है ना, मीडियम वेटेज पे जाता हूं, तो जिसको आप पूरे साल लेके बैठे रहते हो और बहुत मजा आ रहा होता है आपको इसको करने में। एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, ऑसिलेशन वेव, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद प्रायोरिटी जोन आपका यही है ना, जो मैं बोल रहा हूं बार बार, जो हमने शुरुआत में ये लिस्ट बनाई यहां से हाई वेटेज से, तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये चैप्टर्स इनको आप कर लोगे, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आपके पास टाइम है, इनको स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान से इसको सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अपने स्टडी टेबल के आगे पेस्ट कर लीजिए, चिपका दीजिए, ठीक है ना। फिर हाई वेटेज चैप्टर्स में आगे अगर बात करूं तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर, यूनिट एंड मेजरमेंट,
छोड़ना ही नहीं है, जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर बहुत इजी है, जिसे आप मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट कहते हो। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से इसे आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहो, बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर अपने स्टडीज खुद बनाओ, किसी से बात नहीं करनी है। जब ये हाई वेटेज आप कर लो, ठीक है, तब आप जा सकते हो अपने मीडियम वाले पे, जिसमें वर्क एनर्जी एंड पावर है, ग्रेविटेशन है, ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है ना। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट को आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट लेके चलना, बाकी आप ये वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए इसको मीडियम वेटेज में डाला है मैंने। फिर मीडियम कहें या लो वेटेज कहें, जिन्हें सबसे आखिर में करना है, बहुत आखिर में, बहुत आराम से करना है। एटम्स, न्यूक्लियाई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स जो है मोशन इन प्लेन, ये दोनों काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। और अगर मैकेनिक्स आपको नहीं आती है, मैकेनिक्स को लेके बहुत प्रॉब्लम है, तो इसको मार दो गोली। ठीक है, दिमाग से निकाल दो, नहीं आता है परेशान नहीं होना है, जितना आता है उतने बेस्ट करना है, क्योंकि इनसे एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन को लेकर के आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को वीक मत करो कि मैं सिलेक्शन से बाहर हूं। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है यहां पर चीजों को बेस्ट करने का, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। पढ़ा सब रहे बच्चों, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं उस लाइन में अपने आप को कुछ नहीं मानता हूं। जो सब पढ़ा रहे हैं, कोई क्रैश कोर्स पढ़ा रहा है, कोई वन शॉट पढ़ा रहा है, उसके आगे मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक सही स्ट्रेटजी बता रहा हूं। पढ़ने के लिए आपको जगह जगह से मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था, लो हैंगिंग फ्रूट्स, पेड़ के नीचे सबसे नीचे वाला फल जिसे आसानी से तोड़ सकते हो, और इसीलिए मैंने ये आपको हाई वेटेज प्रायोरिटी बता दी। ये नीचे लगे फल हैं पेड़ के, ठीक है ना, और ये सबसे ऊपर वाले फल हैं। हाथ आए तो ठीक, वरना इसको लेकर के एनर्जी वेस्ट नहीं करनी कि पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे हो। इसी तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ वेव्स, इस पे भी बहुत ज्यादा जान नहीं देना है। कर लिया है, आता है पहले से, बेटर है, वेल एंड गुड, खुशी मना सकते हो। नहीं आता है तो इसके लिए कोई अफसोस नहीं करना कि मैं बेकार हूं, मैं बर्बाद हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अपने बारे में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। आई रिपीट, अब जरा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, तो आप देख सकते हो 30% केवल कौन कवर कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा था। ठीक है, मैकेनिक्स का कौन सा पोर्शन है मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद अगर मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स की बात करें तो 35%, यानी जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था, केवल 12th का पोर्शन देख लो आप, ये 30% यहां से और 35% यहां से, भाई 65% मार्क्स यहां से स्कोर कर रहे हो आप एग्जैक्ट। इस पे मेहनत कर लो थोड़ी सी, तो यार ये कम होता है क्या सिलेक्शन के? बहुत होता है भाई। हम करते क्या है ना, हमें जो नहीं आता है उस पर ही फोकस करते हैं, वही नेगेटिविटी हम पे हावी होती है और हम अपने आप को बेकार करते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं। कोई बच्चा मुझसे ये कह सकता है कि सर आप जो कह रहे हो ट्रेड एनालिसिस अच्छी बात है, लेकिन आप 25 के बारे में बात करो ना, जब इतना टफ, इतना खराब पेपर आया था। देख भाई, पेपर सेट करने वाले का माइंडसेट समझो। इतने लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसके मुकाबले सीटें कितनी है? बहुत कम। तो क्या सब डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं, सब डॉक्टर नहीं बन सकते। मैं नहीं कह रहा कि फिर सब लायक नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए इस दुनिया में आया है, जो आज नहीं कल वो करेगा। डॉक्टर बनेगा तो भी करेगा, नहीं बनेगा तो भी करेगा, ये बात समझ लीजिए। अब एक तरीका है उनको बाहर करने का, पेपर हम ले ही रहे हैं, लेकिन बहुत पेपर इजी कोई सेट नहीं कर सकता। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों हर एक पेपर में, जो भी एक अनुभवी इंसान पेपर बनाता है, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन मीडियम और कुछ क्वेश्चन टफ डाले जाते हैं। क्यों? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अब ये मेंटल स्ट्रेंथ क्या है बच्चों? ये टाइम पे डिपेंड करता है और प्लेस पे भी डिपेंड करता है मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे मैं आपको फिजिक्स का पेपर दूं, आपने कमरे में बैठे हो, देख धड़ाधड़ क्वेश्चन लगा रहे हो, बिल्कुल चेहरे पे ऐसी स्माइल आ रही है मस्त, बाल मुकुंद मीना वाली, मस्त, मैं तो कर ले जाऊंगा। लेकिन सेम पेपर मैं आपको एग्जाम हॉल में दे दूं तो चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है,
कि अरे ये क्या हो गया भाई, क्यों ऐसा होता है। आप वही हो, आपका माइंड वही है, टाइम बदल गया, एग्जाम डे हो गया है ना, कि आज एग्जाम का दिन है, सब बता रहे हैं कल तुम्हारा पेपर है, ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ लक, ये वो फला ढिमका, दुनिया में प्रेशर तुमको दे रहे हैं, और फिर अब पेपर हाल में बैठे हो, एग्जाम हाल में। तो बच्चा ये अलग कहानी होती है। अब उस अलग कहानी में उसने क्वेश्चन 1 ही वो डाला जो बहुत टफ है, बियॉन्ड है, एक दो क्वेश्चन से डाल दिया उसने पहले। अब अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ आपकी वीक है तो पहला क्वेश्चन देखते ही आप खुद के बारे में डिसाइड कर लेते हो कि यार सब सही कह रहे थे, मेरे से नीट नहीं होने वाला है, मैं बहुत बेकार हूं, मैंने बेकार में तैयारी की, मैंने बेकार में टाइम वेस्ट किया, पापा का पैसा, मतलब सारी नेगेटिविटी आ जाती है। अब यहां टैकल कैसे करना है, यार पेपर टफ है तो सबके लिए है, सबके लिए है ना, तुम अपने आप को ऐसा क्यों मान रहे हो कि बेकार हो। सारा खेल मेंटल स्ट्रेंथ का ही शुरू होता है। भाई तुमसे पहला क्वेश्चन नहीं लगा, कोई बात नहीं, अगले पे तुरंत बढ़ जाओ, तुरंत बढ़ जाओ। क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया तो रुको ट्राई करने के लिए, और पढ़ते ही लगा कि दूसरी दुनिया का है तो खुद के ईगो पे नहीं लेने का कि आई एम जयकांत सीख रहे हो, मुझे इसे सॉल्व करना है, उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ। हो सकता है दूसरे पे भी ऐसा हो सकता है तीसरे पे भी ऐसा हो, और यही अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फिर ऐसे मिलने लगेंगे आगे जो आपको इजी मीडियम वाले ही होंगे, तो आप वहां से करेंगे। और इसीलिए मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि नीट के पेपर में बायोकेमिस्ट्री आपको बहुत बेस्ट करना है, ठीक है ना। बेस्ट का मतलब कि हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके जुबान पे हो, और फिजिक्स में जो आता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो वही अटेम्प्ट करना है, फिर आप आसानी से जो टारगेट है ना उसके उस पार होगी। तो ये जो एग्जाम हाल वाला प्रेशर है ना, इसको झेलने के लिए ही मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि अब जो दोपहर में 2 से 5 का समय है, इसमें बैठ के आपको मॉक ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब संडे से हमारे पास लगभग 47 डेज थे, आज ट्यूसडे है तो लगभग हमारे पास 45 डेज है। यानी अगर मैं बात करूं टोटल नीट की डेज में तो 45 डेज हैं। अब पूरे 45 डेज तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो 30 डे का एक प्लान बना सकते हो केवल फिजिक्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट अपने हिसाब से देख सकते हो, और बाकी 15 दिन बचे हुए में उसको रिवाइज कर सकते हो, उस पर मॉक लगा सकते हो। तो आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके लिए मैं आपको एक 30 डेज प्लान के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैंने आपको बताई है, बातें बताई हैं, इसको एक बार जरूर आप ध्यान से देखिए हर एक चीज को, और फिर अपने खुद का एक प्लान करिए कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको गुड लक बोलता हूं, आप बहुत अच्छा करें। इन बचे हुए दिनों में रुकना नहीं है, तेजी से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, और सबसे जरूरी बात है कि खुद पे भरोसा रखते हुए पढ़ना है। यू आर द बेस्ट, खुद को बोलना है आई एम द बेस्ट। तो बच्चों हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि 30 डे का टाइम टेबल क्या हो सकता है, जो मैंने आज की वीडियो बताई है हाई वेटेज, मीडियम वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर के हिसाब से। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।